और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को एनटीए ने किया खारिज। कहा सिर्फ 6 सेंटर्स और करीब 16 अभ्यर्थियों के मामले की पड़ताल के लिए बनाई गई है जांच कमेटी। कमेटी की सिफारिशों का दायरा 6 सेंटर तक सीमित, पूरे देश की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी, विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचे। शपथ समारोह के कारण कल से 2 दिन तक दिल्ली में नो फ्लाई जोन, कई स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी। अमित शाह के आवास पर हुई भाजपा नेताओं की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक में की लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा। कांग्रेस कार्य समिति में चुनाव नतीजों पर मंथन। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर भी हुई चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कोलकाता में टीएमसी की अहम बैठकें। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सरकार। निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया। 2014 में हुआ था पिछला विधानसभा चुनाव। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा रामोजी राव का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। और टी20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। और समाचार की शुरुआत नीट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की और केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि आगे समिति इस मामले पर पूरी जांच कर रही है। पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। उन्होंने आगे कहा कि समिति को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है, इसलिए छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आई क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। समिति ने सोचा कि वो शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीजों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए।
4,750 केंद्रों में से यह समस्या 6 केंद्रों तक सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। समिति की सिफारिशों का दायरा सिर्फ 6 केंद्रों और करीब 1600 छात्रों तक ही सीमित है और पूरे देश में हुई नीट परीक्षा पर समिति की सिफारिशों का असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो सिस्टम है, जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में, जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है, जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया? तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। और आपको बता दें कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति का भी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। और नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठे होंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म्स की उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटलों को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में आज
चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। 15 और 22 जून को भी ये समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। कल यानी रविवार 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी जारी है। आज अमित शाह के आवास पर भाजपा नेताओं की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हुआ। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में मंथन हुआ। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अफजल अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बीच खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव अपने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की करहल सीट से विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा चुनावों में कन्नौज सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 74 वर्षीय नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो 1995 से 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक वो मुख्यमंत्री भी रहे। टीडीपी जनसेना भाजपा गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। ओडिशा राज्य में 24 साल बाद भाजपा ने नवीन पटनायक का किला ढहाकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। विधानसभा की 78 और लोकसभा की 20 सीटें जीतकर भाजपा ने राज्य में बीजेडी को चारों खाने निश्चित कर दिया है। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत और नई सरकार गठन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ओडिशा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल से। पार्टी के ओडिशा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं सर, शानदार जीत, 21 में 20 सीटें और 78 सीटें 147 में, बेहतरीन उपलब्धि। 24 साल बाद एक बार फिर से भगवा लहरा रहा, क्या कहेंगे? जनता जनार्दन का आशीर्वाद में हुआ है। मैं पहले मोदी जी प्रधानमंत्री जिसका ऊपर भरोसा आम जनता ने किया और इस कारण हमारा सरकार यहाँ उड़ीसा में बनने जा रहा है। मुख्य मुद्दे क्या क्या थे और आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होगी? मुख्य मुद्दा पीने का पानी। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट बाद पीने का स्वच्छ पानीय जल हमारा नहीं है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। 10,000 करोड़ प्रधानमंत्री दिए, 3.5% खर्चा हुआ अभी तक, ये दुख की बात है। ये प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। हमने किसान के लिए जो पैकेज रखे 100% इरीगेशन, इनके 31 इनको पेडी का रेट और प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो-वेस्ट इंडस्ट्री और कोल्ड स्टोरेज, ये प्रायोरिटी। किसान को सम्मान देना और हमारा
युवा के लिए गवर्नमेंट नौकरी जहाँ वैकेंसी है इनको फिलअप करना, हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, ये सब करने के लिए हमने सब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, जिनका मानना है कि विकास के मुद्दे को लेकर इन्होंने न केवल चुनाव प्रचार किया बल्कि उसी को लेकर ये रोड मैप बनाकर राज्य को विकास के नए रास्ते पर लेकर संस्थागत विकास के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं देकर उड़ीसा का स्वाभिमान, सम्मान और गौरव फिर से लौटाने का काम करेंगे। मेरे सगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से एक और बहस शुरू हो गई है कि पार्टी में आगे उनकी विरासत कौन संभालेगा। अब उनकी विरासत संभालने वाले नामों पर चर्चा भी तेज हो गई है। इन नामों में वीके पांडियन का नाम भी शामिल है। हालांकि नवीन पटनायक ने कहा है कि वीके पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग ही उनके उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे। Mr. Pandian joined the party, has not held any post. As you know, he didn't fight in this elections from any constituency. And I've always clearly said that when they asked me about my successor, I've said clearly that it is not Mr. Pandian. And I repeat it again, that the people of Odisha will decide my successor. और छिंदवाड़ा कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार भाजपा ने इस अभेद्य किले को फतेह कर लिया है। इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतकर एक कीर्तिमान रचा है और सबसे बड़ी जीत इसमें छिंदवाड़ा लोकसभा मानी जा रही है, जो कि 27 साल बाद कांग्रेस को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू जी हैं। 27 साल बाद जीत मिली है बीजेपी को यहाँ से, किस तरह देखते हैं अपनी जीत को? पहली बार यहाँ छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी जीती है और मुझे लगता है कि अब जाकर के छिंदवाड़े को कांग्रेस से मुक्ति और कांग्रेस से आज़ादी मिली है। निश्चित तौर पर यह जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जिस तरीके से मोदी जी ने गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजना चला करके छिंदवाड़ा जिले के बारे में बताना चाहता हूँ कि लगभग 21 लाख लोगों तक के शासन की योजनाएं पहुँचाने का काम किया है। छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के इस गरीब कल्याण जन कल्याण के रथ में मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहती थी। दूसरा, मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, तो छिंदवाड़े की जनता इसमें अपनी भागीदारी तय करना चाहती थी। तो यह जीत मोदी जी की जीत है। इसी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह देखते हैं और आपको लगता है कि अब छिंदवाड़ा का विकास किस तरीके से आप करेंगे? क्या कोई खाका तैयार किया आपने, क्या आपने रणनीति बनाई है? ये 10 वर्ष बड़े चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि इतने लंबे समय का एक ऐसा शासनकाल जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार की बात होती थी, देश को पीछे करने की बात होती थी। लेकिन इन 10 वर्षों में उस गड्ढे को भरने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया और यह अगले 5 वर्ष जो रहेंगे निश्चित तौर में एक ऐसी उड़ान वाले रहेंगे जहां भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली समृद्धशाली राष्ट्र रहेगा। एनडीए के अलायंस हैं, सभी नेता वहां पर थे और बहुत सारे अलग अलग दृश्य वहां पर देखने को मिले। आप पहली बार आप संसद में सेंट्रल हॉल में पहुंचे थे, क्या क्षण रहे आपके मन में? यह जीवन का अविस्मरणीय पल था कि उस बात का गवाह बना कि मोदी जी की तीसरी पारी की शुरुआत हो रही है और ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको हम टीवी में देखते थे, सुनते थे, जिनकी झलक देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तय करके जाकर के उनकी झलक लेते थे, आज उनको आमने सामने पाकर के वाकई में एक सुखद अनुभूति थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू। कैमरामैन गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने प्रेस नोट में कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार मिलेगी। यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त कर दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हम देख रहे हैं कि भव्य तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण समारोह की, क्या कहना है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामाख्या देवी से लेकर द्वारिका तक पूरा भारत जश्न में डूबा है। पूरे भारत में दिवाली जैसा त्योहार है। पूरे भारत में जोश और जुनून है। पूरा भारत मोदी साहब को हृदय से प्रेम करता है। देश के दिल में मोदी साहब है और मोदी साहब के दिल में देश है। यही कारण है कि पूरा देश बेसब्री से उन घड़ियों का, उन पलों का इंतजार कर रहा है जब मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के तौर पर शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा चुनाव हुए, हमने देखा कि बड़ी संख्या में वोटिंग टर्नआउट हुआ। 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घरे से निकलना एक संदेश देता है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी अब बहुत ग्रास रूट तक और मजबूत हो गई है। आज जम्मू कश्मीर अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा इस रास्ते की ओर आगे निकल चुका है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने, जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने रिकॉर्ड वोटिंग की है। जम्मू कश्मीर में जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये सब श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं है। अमन है, शांति है, खुशहाली है। ये सब मोदी साहब की देन है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में दो प्रमुख चेहरे हैं। लंबे समय से आप देखें, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, दोनों चुनाव हार गए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, किस तरह से देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जनता ने नए लोगों को मौका दिया है और जो बार बार रोना धोना करते थे, वो राजनीति की बिसात पर उन्होंने मार खाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने जबरदस्त निर्णय लिया है और ये एक नई शुरुआत है। विधानसभा के चुनाव वहां होने वाले हैं। आप विधानसभा चुनावों में देखिएगा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर इस बार नए, ईमानदार, राष्ट्रवादी लोगों को जिताकर जम्मू कश्मीर सरकार बनाएगा। आपने कहा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे। अब वो पहल भी दिखती है जब एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो अपने चुनाव चिन्ह के लिए राजनीतिक दल वहाँ आप आवेदन कर सकते हो। तो यानी अब ज़्यादा दूर नहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, जैसा कि सरकार भी कह रही थी कि जल्द चुनाव होंगे। अब चुनाव आयोग भी स्पष्ट संकेत दे रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ने करना है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द इस पर निर्णय ले ले और जिस प्रकार चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी जी ने इस बात की घोषणा की, मैं उम्मीद रखता हूं कि अब चुनाव हो गए हैं और चुनाव आयोग जल्द निर्णय करेगा। मैं चुनाव आयोग की पहल का स्वागत करता हूं और चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र नैना बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर से। उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा। पहले संकेत भी दिया जा चुका है और शपथ ग्रहण की जो तैयारी है उसमें जो एक हर्षोल्लास देश भर में देखने को मिल रहा है उस पर हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।